हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वैसे तो शाम का वक्त है, लेकिन मुझे गुड मॉर्निंग बोलने की आदत पड़ गई है। क्यों पड़ गई है? जब जागो तब सवेरा, ये नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गुड मॉर्निंग की लगातार इतनी बार मैं सुबह सुबह को पढ़ाया हूँ ना, तो मुझे लगातार इतनी प्रैक्टिस हो गई है गुड मॉर्निंग की कि अब गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग ही निकलता है। खैर छोड़िए, आज जिस टॉपिक पर आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, है ना, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। जो स्पेशल टॉपिक पर हमारी क्लास चल रही है, जिस स्पेशल टॉपिक पर आए हफ्ते वाइज हम स्पेशल टॉपिक पर चर्चाएं करते हैं, ये स्पेशल टॉपिक प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए और आपको इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट समझने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। वो जो टॉपिक आज आप हमारे सामने लेकर आए हैं, जिसे आप अक्सर न्यूज़ में या चर्चाओं में सुनते होंगे, उस टॉपिक का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बनाया गया, इसकी दास्तां को समझने के लिए पहले आज मैं आपको केवल WTO की पृष्ठभूमि और कुछ इससे संबंधित जितनी बातें होंगी उन पर चर्चा करूंगा। ये WTO के यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का फर्स्ट पार्ट होगा। आज जानने की कोशिश करेंगे कि 1 जनवरी 1995 को जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, इससे पहले पूरी दुनिया में क्या चलता था, है ना, ये कौन सी संस्था काम करती थी। तो वो कौन सी संस्था थी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले काम करती थी, है ना। इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका मैंडेट है, ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। क्या है WTO पर आपके संग अच्छे तरीके से बात करना चाहेंगे। तो बात करते हैं WTO की। तो आज सब बच्चे हेडिंग बनाएंगे कापी में, WTO का सबसे पहले आप नाम लिखिए। इसका नाम है वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। किसी जो छोटा एग्जाम होते हैं आपके, छोटे एग्जाम में जो फुल फॉर्म है वो भी पूछी गई है ना। तो वर्ल्ड ट्रेड, TRADE, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग लिख सकते हैं, ORGANATION, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में भी नाम लिखिए। सर हिंदी में नाम बताइए। सब बताऊंगा क्यों बनाया गया। 1 मिनट के लिए आज के केवल टॉपिक का, जो स्पेशल टॉपिक है हमारा, है ना, उसका नाम लिखिए। ये कहाँ से आया, क्या काम है, क्या काम कर रहा है वर्तमान समय में, इस पर आपके संग बहुत ही अच्छे तरीके से और गहन तरीके से बात करने वाला हूँ। ये 2 से, मुझे लगता है इसके लगभग 2 से 3 वीडियो जाएंगे, यानी आपको इंतजार करना होगा, अभी इंतजार करना होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को मैं आपको अपने शब्दों में, अपनी शब्दावली में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब आप मेरे साथ समझ लेंगे तो जो दैनिक जीवन, वो हमारा जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ को एनालाइज करने में और समझने में आसानी होगी। आप डेली का डेली न्यूज़ जो कवर करते होंगे, UPSC का एग्जाम हो, छोटे एग्जाम का जो बच्चा जिस लेवल की तैयारी कर रहा होगा, अपने क्वेश्चन वहाँ से निकाल ले जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, जो बच्चा जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मेरा जो पढ़ाने का मकसद होगा इसे फुल तरीके से, यानी कहाँ तक इसे वो WTO से संबंधित पेपर जो सवाल बन सकते हैं, इसका क्या प्रॉफिट है, आपको ये जानना ही होगा। ये जनरल नॉलेज है, ये पता ही होनी चाहिए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में आप इसका नाम लिखिए विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी विश्व के व्यापार का संगठन, विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आइए, अगर आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझना है तो आप आज आपकी इसकी पृष्ठभूमि समझिए, है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे इसे पढ़ने का क्या अप्रोच होगा हमारा। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे इसकी पृष्ठभूमि क्या है ना। पृष्ठभूमि, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया, इससे पहले कौन सी संस्थाएं काम करती थी। ये गैट्स, जिसे आप बोलते हैं GATT, यानी GATT, ये है क्या, गैट क्या था, गैट। उससे पहले क्या बनाया गया था, कब बनाया गया और क्यों बनाया गया, इस तरह की संस्था की आवश्यकता में क्यों पड़ी। इसके बाद अगर मैं आपको इसका डायरेक्ट आपको उद्देश्य ही बताऊं, है ना, तो समझने में आसानी होगी क्यों बनाया गया। तो अगर क्यों का आपको आंसर पता हो तो फिर समझने में आसानी होगी। तो हेडिंग बनाइए पृष्ठभूमि की। पृष्ठभूमि आप समझने में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और लिखने में कम। पृष्ठभूमि यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पृष्ठभूमि क्या है। आइए लेके चलते हैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। अब हम इसकी पृष्ठभूमि समझेंगे। जब पृष्ठभूमि समझेंगे तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है ना, 1929 की आर्थिक महामंदी के। जब 1929 की आर्थिक महामंदी आई और उसने पूरे विश्व बिरादरी की कमर तोड़ दी, है ना। जो आर्थिक महामंदी आई तो फिर क्या हुआ, जो पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश थे उनमें प्रोटेक्शनिज्म, इसे कहते हैं हिंदी में संरक्षणवाद,
प्रोटेक्शनिज्म बढ़ने लगा, संरक्षणवाद बनने लगा। अच्छा, संरक्षणवाद बताइए सर किसे कहते हैं? संरक्षणवाद का मतलब होता है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति बाहर से सामान लेकर नहीं आएगा, नहीं भारत का व्यक्ति सामान लेकर जाएगा। भारत का व्यक्ति जा सकता है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आएगा। हम बाहर से अमेरिका संरक्षणवाद को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, वर्तमान समय में भी अमेरिका जो है वो संरक्षणवाद को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी जब 2008 के बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वे लगातार संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया के सभी देश संरक्षणवाद की ओर बढ़ रहे हैं। अपने देश के हित में बात करना, यानी वैश्विक स्तर पर अपने देश को सर्वोच्च लेकर जाना, लेकिन ये वैश्वीकरण के नियमों का उल्लंघन है, ग्लोबलाइजेशन के नियमों का, रूल का उल्लंघन है। ऐसा करना नहीं चाहिए। इसकी जानकारी आज आपको यहाँ मिलने वाली है। WTO के अंतर्गत सभी देशों को अपनी मार्केट खोलनी होगी 1991 की आर्थिक पॉलिसी के तहत। भारत जो आप कहते हैं भारत को AB बनना होगा, AB का मतलब होता है आत्मनिर्भर। भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? आज भी भारत के पास एक ही चीज़ की कमी है, वो है तकनीक, है ना। तकनीक आज आप बाहर से लेकर आते हैं। मैं जिस कैमरे से जिस मोबाइल से कैमरे से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, है ना, ये पूरा का पूरा चाइनीज है। और जो मैंने माइक लगाया है ये भी पूरा का पूरा चाइनीज है। आप चाइनीज सामान से कहाँ तक बच सकते हैं, है ना। चलो हमने ऐसा किया कि जब हमने भारतीय सामान, आप देखिए, आप नीचे से लेकर ऊपर तक चाइनीज सामान से ढके हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम भारत विरोधी बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं एक पढ़ाई के और स्टूडेंट का और पढ़ाई करने वाला का क्या फर्ज होता है। ये बता रहे हैं आपको कि आप कौन से सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं, कौन से का नहीं कर सकते। इसकी जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है, समझिए। तो आज आपको बताएंगे कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था वो क्यों बनाया गया था, इससे पहले कौन सा संगठन कार्य करता था। तो बात चल रही थी किसकी? द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध आपका जब चला था ना, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं, आप इसे सेकेंड वर्ल्ड वार भी कह सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार ये कब तक चल रहा था? 1939 से लेकर 1945 तक चला, लगभग 45 तक। तो ये आप जानते हैं, इसी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही एक समझौता बुलाया गया था, एक बैठक बुलाई गई थी जिसे ब्रिटेन वुड्स के नाम से जानते हैं, है ना। ये आप जानते हैं। यानी हम आपको WTO की पृष्ठभूमि बता रहे हैं। जब हम आपको WTO की पृष्ठभूमि समझाएंगे, आप उसे गहन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। बताऊंगा अभी, उसके बाद बताऊंगा क्या हुआ था। द्वितीय विश्व, कहानी सुनो पहले, ध्यान लगा सब बच्चे। ये द्वितीय विश्व युद्ध था 1939 से 1945 का समय था। पूरी दुनिया के देश आपस में, पूरी दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी, है ना। एक तरफ USSR था और पहले तरफ अमेरिका वाला पार्ट था। तो दो देश अलग अलग, पूरी दुनिया की वैश्विक बरादरी पर अलग अलग साइड में अलग अलग होकर लड़ रही थी, है ना। ये तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ उसी समय में, है ना। उसी समय में क्या किया गया, एक बैठक बुलाई गई जिसे ब्रिटेन वुड्स के नाम से जानते हैं, है ना। 10th क्लास में क्वेश्चन भी है, ब्रिटेन वुड्स समझौते से आप क्या समझते हैं? इस तरह का प्रश्न दिखाई देगा आपको। ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट, ये समझौता, एग्रीमेंट का मतलब समझौता होता है। ब्रिटिश वुड्स एग्रीमेंट, ब्रिटेन वुड डिस्पैच भी कह सकते हैं। ब्रिटेन वुड्स समझौता बुलाया गया, ये बुलाया गया आपको 1944 में। आप जानते हैं इसी के समय में बहुत सारी, लगभग कई सारी संस्थाएं बनाई गई। उनमें से हमने आपको बताया था, एक था IBRD, है ना, इंडियन इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये हमने आपको वर्ल्ड बैंक में पढ़ाया है। एक बनाई गई थी संस्था IMF। इसके साथ में एक और संस्था बनाई गई थी, इनके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं, IMF के बारे में भी और IBRD, इसके बारे में मैं आपके संग पहले ही बात कर चुका हूँ, है ना। अगर आपने मेरे स्पेशल टॉपिक के वीडियो नहीं देखे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाइए स्पेशल प्ले लिस्ट में जाइए, जो SN10 एजुकेशन है उसकी प्ले लिस्ट में जाइए। 5 के 5 वीडियो जो गए हैं पिछले वाले, उनको देखिए और देखने के बाद इसमें आइएगा। देखिए कितना मजा आने वाला है सभी टॉपिक का, और नोट्स भी बनाना अनिवार्य होगा। देखना एक ना एक दिन आपको जरूर टकराएंगे। न्यूज़ देख रहे होंगे, सबसे पहले न्यूज़ समझ में आएंगे आपके, है ना। अपने देश को समझना, अपने देश को और पूरी दुनिया को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, इतनी बड़ी जॉब आपका इंतजार कर रही होगी। IBRD ये एक बैंक था और ये भी IMF ये भी एक प्रकार का बैंक था, है ना। ये भी लोन देता है और ये भी लोन देता है। ये बनाया गया था ब्रिटेन वुड्स समझौते में। उसके बाद क्या हुआ, इसी के समय में एक बनाया गया था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन बनाया गया, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि क्या हुआ, ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया था कि कि जो बाहर, देखो ये मार्कर है हमारे हाथ में, मार्कर है। अच्छा, मार्कर का जो यहाँ ये मार्कर है ना, ये हमारे यहाँ भारत में, मुंबई में सबसे ज़्यादा मार्कर बनते हैं। चलो एक काम करते हैं, भारत के लोग मार्कर से लिख कर छक गए, इतने छक गए, समझ गए ना, मतलब फुल हो गए, इनका कोटा फुल होगा। तो फिर इन मार्कर को लेकर ना, इन मार्कर को जो कंपनी यहाँ की मार्कर को लेकर बाहर जाना, बाहर के लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के लोग ना, जो अफ्रीकन जो देश है, जो गरीब देश है, उनके यहाँ
ये जो आप देख रहे हैं ना मार्कर, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप जा सकते हैं, तो जाओगे ना, आप रास्ते में जाओगे तो जाने से पहले देश पे ही, देश के अंदर एंट्री करोगे तो आपको टैक्स लगेगा। और टैक्स इतनी मात्रा में लगा, उनकी मर्जी की तरह भी टैक्स लगा दो, है नहीं, कहने लगे हम तो 110% टैक्स देंगे, इन्होंने 220% टैक्स बढ़ा दिया, सरकार पैसा कमा, इसका मतलब आने नहीं देना चाहते। तो बीच में कौन आया, इस संगठन आया। कौन सा संगठन था, ITO, ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी समय एक संगठन अस्तित्व में आया, कौन सा था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन वुड्स समझौते के। हालांकि चला नहीं, असफल था ये जो संगठन था ना, ये संगठन असफल रहा। क्यों रहा, कारण ये था कि उस समय दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका और ब्रिटेन के वो कॉलोनियन थे। कॉलोनियन का मतलब उपनिवेशवाद थे। वहाँ अभी तक अफ्रीका के देश आज तक भी आज़ाद हो रहे। अभी कुछ दिन पहले एक देश तो 2010 में आज़ाद हुआ। अब अंदाज़ा लगाओ, अफ्रीकन जो कंट्री थी, अफ्रीकन कंट्री हो, पूरी दुनिया अंग्रेजों की गुलाम थी, गुलाम रही, पूरी दुनिया अंग्रेजों की गुलाम रही। उस समय क्या हुआ करता था, ध्यान से सुनना सब बच्चे, है ना। उस समय पूरी दुनिया अंग्रेजों की गुलाम थी। जब अंग्रेजों की गुलाम थी तो क्या हुआ करता था, जितने सारे पूरी दुनिया के जो देश थे वे गरीबी में जिया करते थे। तो गरीबी में जिया करते थे तो लोगों को जानबूझ के बेवकूफ़ बना जा रहा था। इस तरह की जो संस्थाएं बनाई जा रही थी, इस तरह की संस्थाएं कौन बनाता था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, है ना, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इस तरह के ये तो जो बड़े बड़े देश थे, कौन थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इस तरह के जो दिखाई देंगे आपको, जो बड़े बड़े देश थे, उन्होंने इस तरह के संगठन करना चाहा। उस समय हमारे यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस तरह के संगठन में भाग लेने से मना कर दिया। इस तरह के जो संगठन थे उन्हें भाग लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो अंग्रेज गए यहाँ से, अब बाहर से आएंगे, फिर FDI करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI क्या होती है, FDI का ये मतलब होता है कोई बाहर से, यानी जो नाम का कोई मेरा दोस्त है वो रहता है ब्रिटेन के अंदर, वो आएगा यहाँ कंपनी खोलेगा और लोगों को रोजगार देगा, अपना इनकम कमाएगा और अपने देश में ले जाएगा, प्रॉफिट। यही तो होता था। पिछले अतीत काल में ये हुआ करता था। यहाँ से क्या करते थे, कच्चा माल लेकर जाया करते थे भारत के अंदर से, उसके बाद ब्रिटेन में लेके जाया जाते, उसे मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे, है ना, उसका, और महंगे दाम पर लाकर भारत में बेचा करते थे, जिससे उन्हें प्रॉफिट हुआ करता था। और यही भी चल रहा था अब तक। लेकिन उस टाइम पर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इसे एग्री नहीं किया, इस पर साइन नहीं किया। आप इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की खूबसूरती भी कह सकते हैं। चलिए सर, कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। सर, कहानी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला जो मैं आपको समझा रहा हूँ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पढ़ाएगा वो केवल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगा। ये बताएगा इसका मुख्यालय यहाँ से, इसका मैंडेट था, 164 सदस्य थे, हेडक्वार्टर जिनेवा के अंतर्गत था, ये पढ़ना है। लेकिन ये नहीं पढ़ना है। मैंने कहा आपको जब तक विस्तारपूर्वक समझ में नहीं आएगा तो काहे का फायदा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी तो मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम ही नहीं लिया, बस ऊपर नाम लिया कि इस टॉपिक पर हम बात करेंगे आपके साथ। अभी तक तो ITO आया, ITO। चलो, उसके बाद क्या हुआ, जब इस पर सहमति नहीं बन पाई, ये असफल हुआ, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ, एक संगठन अस्तित्व में आया 1949 में, है ना। 1949 में एक संगठन अस्तित्व में आया। आइए उसका नाम बताता हूँ आपको। उसका नाम था, संगठन तो नहीं आप उसे कह सकते हैं, है ना, सॉरी, एक संगठन था जो अस्तित्व में आया। कौन सा संगठन था, वो हमारा संगठन था गेट्स। ये ITO के बाद जब ITO आई, कौन सा था हमारा, ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब असफल हुआ तो एक संगठन अस्तित्व में आया। इन्होंने सोचा ऐसा काम चलने वाला नहीं है नहीं। ये भारत सबसे बड़ी मार्केट हुआ करता था, भारत सबसे बड़ी मार्केट हुआ करता था। जो बाहर के लोग थे ना, ब्रिटेन के लोग और अमेरिका के लोग तरसते थे भारत की मार्केट में आने के लिए। इतनी बड़ी मार्केट हुआ करता था। कहा जाता पूरा जो ब्रिटेन का घर, एक के घर का खर्चा चलता था ना, वो भारत के लोगों से चलता था। अच्छा चलो, इतनी बड़ी मार्केट हुआ करता था भारत। तो एक बात बताओ, अगर एक अमेरिका के पास भली तकनीक हो, उनके पास कितने बड़े अस्त्र शस्त्र हो, कितनी बड़ी बड़ी कंपनी हो, इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहे, इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन कर रहे, उत्पादन करने के बाद, है ना, चलो ये बोतल देख रहे हो आप, है ना, इस बोतल का अधिक मात्रा में अमेरिका के अंदर उत्पादन किया। अमेरिका, चलो अंग्रेजों को पकड़ते हैं। इसका बोतल का उत्पादन किया गया अधिक मात्रा में, है ना। इसका प्रोडक्शन किया गया ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन की एक कंपनी, बेरियर नाम की कंपनी, इसने बोतल बनाई है ना। इस बोतल बनाई है, बोतल इतनी अधिक मात्रा में बना दी उसने, इतनी अधिक मात्रा में बनाती चली गई। इसकी मार्केट के अंदर डिमांड कम होगी। जो डिमांड कम होगी क्या करेंगे, तो मार्केट भी तो चाहिए, इसके लिए मार्केट भी तो चाहिए, मार्केट में बाजार भी तो चाहिए। तो भारत सबसे बड़ी मार्केट है। भारत के लोगों की एक ही कमी, एकदम दूसरे पे डायरेक्ट विश्वास कर लेते हैं। थोड़ी सी तारीफ करो किसी वस्तु की, उसे एकदम खरीद लेते हैं, है ना। यही तो कमी भारत के लोगों की। बताऊंगा, ध्यान रख सुनते रहो। तो मार्केट, इसके लिए मार्केट चाहिए। तो मार्केट कहाँ, मार्केट है किसकी, भारत की, इंडियन मार्केट। भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। 4 ऐड दिखाओ ना, ये मोबाइल इस तरह का था, ये इस तरह का था, ऐसे फीचर है इसके, उसके अंदर ऐसा हो ना, लेकिन खरीदने के लिए तैयार भारत के लोग।
है ना। क्यों? नॉलेज का अभाव, कोई जानकारी नहीं है। तो सुनते रहो, ध्यान लगाओ। तो इसके लिए मार्केट चाहिए, तो मार्केट थी इंडियन मार्केट और चाइना की मार्केट, इंडिया की मार्केट और चाइना की मार्केट। अच्छा, चाइना भी हमारे से बाद में आज़ाद हुआ, चाइना भी 1949 में आज़ाद हुआ, ये भी अंग्रेजों का गुलाम रहा हुआ, समझ गए, चाइना भी। अच्छा, और देख लो इकोनॉमी कहाँ चली जा रही है, कैसे बूस्ट कर रही है उसकी इकोनॉमी। चलो सर कहानी बताएंगे सर, आज आपको, आज तो नहीं लेकिन 1 या 2 वीडियो और, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बड़ा टॉपिक है, ऐसा नहीं, वैसे तो बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए, पर्सन सारे हो जाएंगे आपको, लेकिन विस्तारपूर्वक समझो। जब तक आपको ये समझ में आने का ना कि जो टमाटर का दाम है वो सस्ता कैसे हो जा, ये आलू प्याज महंगे कैसे हो जा, तो फिर मेरा मानना है कि बेकार है ना। तो फिर ये जो इतना अनाज जो सरकार खरीदती है, इसके जो मूल्य कौन तय करता है? ये मूल्य तय कर देते हैं कि जो अरहर की दाल होगी वो 2000 रुपये पर क्विंटल होगी। कौन तय करता है? क्यों तय करते हैं? ये जो आप तय कर देते हैं मूल्य इतना, इसका MSP इतना होगा, न्यूनतम समर्थक मूल्य कितना होगा, क्या हो न्यूनतम समर्थक मूल्य, सब बताऊंगा इसके साथ साथ। यानी एक टॉपिक के साथ अनेकों टॉपिक कवर कर दूंगा, है ना। मैं बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और अच्छे तरीके से बोलता हूँ, प्रत्येक डायमेंशन उसके आसपास का सारा कवर करता हूँ। जब तक वो बात आपके गले से नीचे नहीं जाएगी ना, तो मुझको खाना नहीं खपने वाला। मेरे पास खाना रखा हुआ, मेरा खाना लेट हो रहा, लेकिन मैं आपको जब तक नहीं समझाऊंगा, जब तक खाना नहीं खाऊंगा, ये मेरी क्वालिटी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पृष्ठभूमि की बात कर रहे थे, हाँ, तो बात कर रहे थे किसकी? गेट्स की। किसकी? गेट्स की। तो हमारा 1947, हाँ 1947 में हमारा ITO का बदल कर ना एक संस्था बनाई गई, ITO बदल कर एक संस्था बनाई गई। उसका नाम क्या था? उसका नाम था GA डबल T, गेट, उसका नाम था गेट। आइए इसका नाम बताते हैं, इसका नाम भी पेपर पूछा जाता है। अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया, ये 1995 में आने वाला। तो एक समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, ये आपका टी है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अच्छा सर इसका नाम बताओ, सर इसका नाम बताएंगे, हिंदी में इसका नाम है, अच्छा हिंदी में नाम तो गूगल पे भी नहीं दिया हुआ, चलो बताते हैं सर इसका नाम। इसे कहते हैं सामान्य समझौता, सामान्य गैर व्यापार प्रशुल्क समझौता, सामान्य गैर प्रशुल्क समझौता, ये नाम था इसका, याद नहीं रखना, ऐसे याद रख लो, पेपर में दोनों में आता है ना। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। चलिए ये कब बनाई गई? ये बनाई गई आपकी 1947 में, 1947 पर इस पर सहमति बन पाई। ये एक प्रकार का क्या हुआ करता था? ये एक प्रकार का समझौता था, जिसको आना हो कर लो समझौता, किसी के पास कोई परेशानी नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं है, आओ एक प्रकार का समझौता था। एक प्रकार की संस्था नहीं है, संस्था और समझौते में फर्क होता है ना। और इस समझौते की कभी कभार मीटिंग हुआ करती थी, कभी 6 सालों में मीटिंग होगी, या 4 सालों में मीटिंग होगी, या 2 सालों में मीटिंग होगी, और उसकी मीटिंग लगातार होती है। कुछ देश तो जुड़ते चले गए, लगभग 23 देश आए थे इसके अंदर। जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ ना, गेट स्टार्ट हुआ है ना, गेट क्या था? एक प्रकार का ऐसा संगठन था, संगठन ना कहते हुए ऐसे कह सकते हैं एक प्रकार का समझौता था। गेट क्या नाम था इसका? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, है ना। ये 1947 में बनाया गया जिनेवा के अंदर। 23 देश में सम्मिलित हुए, जैसे 23 जो देश थे ना, वे बड़े बड़े विकसित देश थे, है ना, डेवलप कंट्री थी, है ना। मैंने बताया डेवलप विकसित देशों ने विकसित देशों को जान पूछ कर बेवकूफ़ बनाया, है ना, बताऊंगा, ध्यान लगा समझना अच्छे तरीके से। तो जो गेट्स था ये 1947 में कर दिया गया। चलो ये भी 1947 में, 30 अक्टूबर 1947 को स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा के अंदर। चलिए जनाब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो जो ITO का नाम था ना 1947 में, इसका नाम गेट रख दिया गया। 1947 में ITO का नाम क्या कर दिया? गेट। एक प्रकार का क्या था? एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट क्या हुआ करता था? एक प्रकार का समझौता हुआ करता था। क्या हुआ? इसकी मीटिंग हुई 1947 में, 1948 में इसकी मीटिंग हुई। 1948 में लेकर जो मीटिंग थी उसके अंदर एग्रीमेंट हुए कुछ, वे पढ़ने नहीं बिल्कुल भी। पहली मीटिंग हुई इसकी, पहली मीटिंग नहीं याद रखनी इसकी, गेट की पहली मीटिंग कहाँ हुई, उसकी जो सबसे लास्ट की मीटिंग हुई वो याद रखनी
इसकी मीटिंग हुई, और एक मीटिंग नहीं उसकी 8 मीटिंग हुई। 8 मीटिंग को ना हम 8 राउंड के नाम से जानते हैं, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, राउंड फोर्थ, यानी इसके 8 राउंड हुए गेट्स के। गेट्स क्या था, एक प्रकार का एग्रीमेंट था, एक प्रकार का समझौता था, जिसे आना हो आओ आओ। हमारे यहाँ की मार्केट जितने देश के अंदर पार्टिसिपेट किया करते थे वे एक दूसरे के लिए मार्केट खोल दिया करते थे, आओ तुम हमारे यहाँ सामान बेचो, हम तुम पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। आप इसे एक प्रकार का FTA भी कह सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, जो भारत और बांग्लादेश में हुआ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, अब कट गया है ना, जो भारत और चाइना के बीच में लगातार जारी है FTA। कोई भी देश एक दूसरे के सामान पर टैक्स नहीं लगाएगा, है ना। इस तरह का जो एग्रीमेंट उसे बोलते थे गेट्स, इस प्रकार का, जो भी इसके सदस्य। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार थी उस टाइम तो सरकार की जो PSU थे, PSU किसे कहते हैं, जो सरकार की सार्वजनिक कंपनियां, उन्हें बोलते हैं PSU। जो सार्वजनिक कंपनियां किसे कहते हैं, आप इन्हें कह सकते हैं सार्वजनिक कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां हुआ करती सरकार की, जैसे LIC हुई, है ना, इन्हें आप PSU भी कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन्हें कह सकते हैं। सार्वजनिक उपक्रम, सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, है ना, सरकार के जो सार्वजनिक उपक्रम थे इन्हें बोलते हैं PSU। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जो PSU थे, तो जो PSU थे यानी सार्वजनिक कंपनियां थी, सरकारी कंपनियां थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू उन कंपनियों का नुकसान नहीं होने देना चाहते थे, है ना, क्योंकि बाहर की कंपनी आएगी और वो सस्ते में सामान बेचेगी, और भारतीय लोग खरीदेंगे, और जो भारतीय कंपनियां थी वे ठप हो जाएंगी, और जो भारत का जो राजस्व प्राप्त होता है, भारत सरकार को जो टैक्स प्राप्त होता है वो कलेक्ट नहीं हो पाएगा, अर्थात भारत का घाटा लगातार बढ़ता चला जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो जो नेहरू थे हमारे, वे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, है ना, उन्होंने ठीक किया कि जो भारतीय कंपनियों को, बाहर की जो कंपनियां हुआ करती थी FDI को मंजूरी नहीं थी, है ना। हालांकि जो गेट्स थे, जब भी अलग अलग राउंड हुआ करते थे तो भारत को इनवाइट किया जाता था, लेकिन भारत के जो नेता हुआ करते थे, भारत के नेता, चाहे वो वित्त मंत्री हो, कोई भी वित्त मंत्री हो, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया करते थे। और ऐसा ही लगातार जारी रहा, और ये जारी रहा, पता कब तक जारी रहा, ये जारी रहा लगभग 1991 तक। कब तक, 1991 तक, जब 1991 के बाद भी मार्केट पूरी तरह खोल दी गई। 1991 में मार्केट पूरी खोल दी गई, और तब एक नया नाम आया, पूरी दुनिया की मार्केट खोल दी गई, लगभग 194 देशों की मार्केट खोल दी गई। आओ जाओ, जिस हिसाब से हमारे बेचना बेचो, कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, इससे प्रॉफिट भी हुआ करता था, यानी अब ये मार्केट की कीमत है ना, जो भारत के अंदर वस्तु आती थी, अब इन सब के जो रेट निर्धारित होंगे, डॉलर हुआ करता था ना, डॉलर, है ना, $1 में 70 रुपये का, तो इसके रेट अब वहाँ पर निर्भर नहीं करते, इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर करते हैं। इसके जो रेट हुआ करते थे इंटरनेशनल मार्केट पर निर्भर करते हैं। अच्छा, मैंने कहा टाइम लगेगा, मैं डायरेक्टली बता सकूँ तो 5 मिनट में खत्म कर देता। इसे बताता कौन सी रिपोर्ट जारी करता, यहाँ इसका संस्थापक सदस्य से बताऊंगा। पहले समझ लो, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी नहीं लिया, अभी बताऊंगा। ध्यान तो सुनो, सोनू सर का ज्ञान है। तो गेट्स बनाया गया 1947 में, 23 अक्टूबर 1947 को। चलिए जनाब, अच्छा हाँ चलो, तो क्या हुआ, जो गेट्स था ना, इसके राउंड चला करते थे, इसकी जो राउंड चला करते ना, राउंड नंबर फर्स्ट, ये आप कहूँगा, ये आप मुझे बताएंगे। 1947 से लेकर 3 साल तक चला राउंड फर्स्ट। इस तरह के 8 राउंड चलते गए लगातार। जो गेट्स था उसके लगातार 8 राउंड चलते रहे। जो 8वां राउंड था उसके अंतर्गत WTO का निर्माण हुआ। उस समय जो गेट्स था ना, इसके महानिदेशक हुआ करते थे, जो इस समझौते को, इस एग्रीमेंट को चलाया करते थे, है ना। कभी कभी इनकी बैठक हुआ करती थी। जो 8वां राउंड था ना, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण, 1 जनवरी 1995 को WTO पर सहमति दे दी गई कि WTO बनाना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो कहानी 1947 से चली आ रही थी, 1947 के बाद 1995 में, देखो कितने साल का सफर तय किया, तब जाकर फिर सहमति बन पाई। और ये भी जो मीटिंग हुई ना, ये उरुग्वे के अंदर हुई। उरुग्वे के अंदर हुई। कहाँ हुई? उरुग्वे के अंदर हुई। जो मीटिंग थी ये हुई उरुग्वे के अंदर। उरुग्वे कौन सा देश था? उरुग्वे के अंदर। किसके? उरुग्वे के अंदर। इसलिए आप इसे ना, उरुग्वे एक देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह के जो देश है ना, जो हमारे इस्लामिक कंट्री, उनका एक देश है। आप इसे बोलते हैं उरुग्वे राउंड।
आप इसे कह सकते हैं उरुग्वे राउंड भी कह सकते हैं, उरुग्वे राउंड। तो जहाँ जो मीटिंग होगी ना उसी नाम से जानते हैं। इस समय इसके जो महानिदेशक हुआ करते थे ना उनका नाम था डंकन। क्या नाम था? डंकन। इसीलिए जो उरुग्वे राउंड है ना आप इसे डंकन प्रस्ताव के भी नाम से जानते हैं, है ना। आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता डंकन प्रस्ताव किससे संबंधित है? IMF से, वर्ल्ड बैंक से, किससे? WTO से। तो ये पता होना चाहिए आपको WTO से संबंधित है नहीं। डंकन प्रस्ताव तो उसके इस समय जो हमारा ये था ना कि जो गैट्स था इसके जो महानिदेशक हुआ करते थे, अभी वर्तमान में कौन है ये मुझे आप बताएंगे। वर्तमान में WTO के महानिदेशक कौन है ना। उनकी थोड़ी सी जर्नी आपको पता होना चाहिए, ये आप सर्च करके बताएंगे, है नहीं। महानिदेशक उनका नाम था डंकन। तो इसलिए इनके द्वारा, डंकन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, डंकन इनके द्वारा ये उरुग्वे राउंड के अंतर्गत WTO पर सहमति दे दी गई, है ना। तो WTO का नाम तब आया 1 जनवरी 1995 की डेट थी। क्या डेट थी? 1 जनवरी 1995, है नहीं। और जगह कौन सी थी? जगह थी आपकी उरुग्वे। क्या थी? उरुग्वे। इसलिए आप इसे उरुग्वे राउंड के नाम से भी जानते हैं। अच्छा जनाब ये बताओ काम क्या था इसका? आइए काम बताएंगे सर। चलो दे दी गई, ये बन गया आपका। और ये सहमति पता कहाँ हुई? ये इसकी जो WTO था ना, WTO था उसकी जो स्थापना हुई, सब नोट कर लेना सब बच्चे, अच्छे तरीके से नोट कर लेना सब। देखो कितना बड़ा सफर तय करना पड़ा। जो 8 के 8 राउंड हुए ना, 8 के 8 राउंड में से कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा कभी भी, चाहे PCS को, चाहे UPSC को, चाहे छोटा पड़ा पेपर हो, है ना। जो हालांकि जो वन डे एग्जाम होते हैं उनमें तो सिर्फ WTO का फुल फॉर्म पूछा जाता है। WTO का फुल फॉर्म देखिए कितना आसान, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये लेवल पेपर का और ऊपर हो तो उसके अंदर क्या क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या उसके महानिदेशक का नाम। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मेरा मकसद आपको ये समझाना नहीं है, मेरा मकसद आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह समझाना है। तो इसकी जो स्थापना हुई वो स्थापना हुई थी, स्थापना कहाँ कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई। स्थान क्या था? आइए स्थान का नाम भी जानते हैं। स्थान का आपका नाम था जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऐसे कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा में है, हेडक्वार्टर जिनेवा में है? इसका नाम आप मुझे बताएंगे। देखते हैं आप मेरे कितने, जो मेरे द्वारा स्पेशल टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको कितने ध्यान से देखते हैं, है ना। आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे ऐसे कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनका मुख्यालय जिनेवा के अंतर्गत आता है। ये आपके लिए क्वेश्चन रहा। ये बनाया गया 551 लोग आज भी काम करते हैं इसके अंतर्गत, 551 लोग। इसके आज तक जो सदस्य हैं, वर्तमान समय में जिसके सदस्य हैं, इसके सदस्यों की संख्या है 164। कितनी है? 164। और लगातार, और आपको एक खुशखबरी की बात बताऊं, सन 2010 में जो इसका लेटेस्ट जो सदस्य बना इसका, है ना, WTO का, वो था अफगानिस्तान। आपका पड़ोसी देश, अच्छे संबंध हैं, जहाँ चारबाग बंदरगाह बना रहा है भारत, जहाँ चारबाग बंदरगाह बना रहा है। चारबाग बंदरगाह कहाँ बनना है? अफगानिस्तान में बनना है। अफगानिस्तान के साथ हमारे सांस्कृतिक और अच्छे संबंध रहे हैं पहले से ही, है ना। आतंकवाद को प्रमोट नहीं करता अफगानिस्तान, हालांकि उसकी सीमाएं पूरी की पूरी पाकिस्तान से मिलती है। चलो वो बाद में बात करते हैं। तो अफगानिस्तान ने भी WTO पर अपनी सहमति दे दी है। वो कब दी? लेटेस्ट 2016, सॉरी आप 2010 नहीं 2016 लिखिए, 2016 में दी है। ये 2016 में अपनी सहमति दे दी गई। अच्छा चलो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो गैट्स है और WTO है, WTO और गैट्स, इसमें क्या अंतर है? तो आप एक तरफ गैट्स लिखिए, एक तरफ WTO लिखिए। गैट्स एक प्रकार का समझौता है, WTO एक प्रकार की संस्था है। तो समझौता अलग होता है। समझौता कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता।
जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है उसमें जितने भी काम होते हैं संवैधानिक तरीके से होते हैं, उसके खुद के ही एक संविधान होता है, आर्टिकल होते हैं उसके, है ना। जो WTO है ये एक प्रकार का संगठन है, इसके काम करने अनिवार्य ही होंगे। तो एक प्रकार का आप ये अंतर कह सकते हैं। मुझे लगता है इतने ही अंतर बहुत है, लेकिन 4 से 5 अंतर पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जानिए कि जो गैट्स है, गैट्स आएगी इसके अंदर, मुझे गैट्स याद आ रहा है, तो गैट ही एक प्रकार का है WTO है, सबका मालिक एक WTO। चाहे आपका ITO, तो ITO हम समझे, ITO का जो व्यापक रूप वो WTO समझे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। बनाया किस लिए गया? उद्देश्य, इसका मैंडेट भी तो बताना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, ये भी तो बताना चाहिए। सर इसका उद्देश्य बताओ आप, आइए सर इसका उद्देश्य बताएंगे। उद्देश्य क्या था इसका, देखिए उद्देश्य क्या था, कई उद्देश्य होते थे इसके। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को कंट्रोल करना। क्या हुआ करता था, देखो मेरे दोस्त एक है ना, उसका नाम जॉन, मान लो मेरे दोस्त एक जॉन, वो रहता अमेरिका के अंदर। अच्छा, जो अमेरिका के अंदर रहता, लेकिन वो किसान का काम करता है ना, किसान का काम करता, तो वहाँ की जो सरकार है वो पूरी स्किलफुल है। वो क्या करती, वहाँ एक किसान होता, उसके पास बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। भारत के लोगों की तरह नहीं है, एक घर है नहीं, एक घर के अंदर चार भाई, और 4 भाई के उनके भी छोटे छोटे, तो खेतों का बंटवारा हो जाएगा, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हुआ करते। वहाँ ऐसा नहीं होता, जनसंख्या भी कम है, एक व्यक्ति के पास लगभग हज़ारों बीघे ज़मीन। तो जो सरकार होती है ना, सरकार क्या करती है, ध्यान से सुनना सब अच्छे तरीके से, पता लग जाएगा WTO का क्या महत्व है। तो जो वहाँ की सरकार होती है ना, वहाँ की सरकार क्या करती है, उनके पास तकनीकी कोई कमी नहीं है ना, उनके पास तकनीकी कोई कमी नहीं है, उनके पास तकनीकी कोई कमी नहीं है, हमारे पास तकनीकी भी कमी है, उनके पास प्रोडक्शन की भी कोई कमी नहीं है। जब तकनीक अच्छी दे रहे, एलिगेशन अच्छा हो रहा, सिंचाई अच्छी हो रही है ना, सिंचाई अच्छी होगी, जो खेत के अंदर जो उत्पादन होगा ना, सरप्लस होगा। जब सरप्लस होगा तो फिर क्या करोगे, जब वहाँ के लोग खा पी के छक जाएंगे, तो उसकी वहाँ एक संस्था होगी। अमेरिका के पास भी एक संस्था, जिस तरह भारत के पास एक संस्था जो सारा सामान खरीदती है भारत का, FCI, उसे बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जितने जो भी चीज़ सरप्लस मात्रा में हो ना, है ना, वो सब खरीद रखती है भारत। उसके लिए वहाँ की भी एक, अमेरिका की भी एक संस्था, उसका नाम नहीं याद रखना है ना, मुझे पता वैसे। उसकी जो संस्था ना, है ना, उसकी जो संस्था, अमेरिका की जो संस्था, जो वहाँ के किसानों तो अनाज खरीद रहे, चलो अनाज हुआ, अनाज खरीद रहे अधिक मात्रा में। अच्छा, अब वहाँ उस तक अनाज खरीदती है सस्ता, और भारत में ला के बेच देती है महंगा बेच देती है नहीं, सस्ता अनाज खरीदती। एक बात बताओ करे, क्या किया अगर वहाँ के लोगों ने क्या किया, जो अमेरिका के अंदर लोग रह रहे, मेरे दोस्त रह रहा जो, उसने अनाज का उत्पादन करना बंद कर दिया, अनाज का प्रोडक्शन करना बंद कर दिया, है ना, प्रोडक्शन करना, तो फिर क्या होगा, तो अमेरिका के अंदर मंदी आ जाएगी, अमेरिका के अंदर क्या आ जाएगी, मंदी आ जाएगी। और जब मंदी आ जाएगी ना, तो समस्याएं खड़ी हो जाएगी। तो वहाँ की सरकार क्या करती है, वहाँ की सरकार किसानों को पैसे बांटती है, एक काम करती है, लो पैसे लो, कोई बात नहीं, अनाज उगाना ना, तो अनाज उगाओ। एक दूसरा देश भी है वियतनाम, वो भी अनाज पैदा कर रहा है ना, वो भी अनाज पैदा कर रहा है, लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन कम है, उस अभी तो अपना सामान बेचना जाकर मार्केट में, तो लोग कहाँ का अनाज खरीद देंगे, अनाज वहाँ का उत्पादन भी अच्छा। तो क्या करते हैं वहाँ की सरकार लोगों को, अमेरिका सरकार लोगों को प्रमोट करती है नहीं, उन्हें बढ़ावा देती है कि तुम यहाँ का जो अनाज है ना, उसको अधिक मात्रा में उत्पादन करो, हम ये अनाज बाहर भेज देंगे। तो वहाँ के लोगों को सब्सिडी देती है, सब्सिडी को हिंदी में बोलते हैं सहायिकी की, हिंदी बार खतरनाक नाम है। बड़ी चीज़ें एकदम समझ नहीं आती, बड़ी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते, याद रखना बात। या इतनी देर तक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे समझ मांगा, 2 से 3 वीडियो लूँगा इस पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर। तो जो अमेरिका की सरकार है ना, वहाँ के लोगों किसानों को प्रमोट करती है, इतनी अधिक मात्रा में प्रमोट करती है नहीं, पैसे बांट देती है उठाकर, और पैसे बांट देती है। इसका जो असर है ना, इसका जो असर है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर दिखाई देता है। लोग अमेरिका की वस्तु से खरीदना पसंद करेंगे, अमेरिका की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो मेरे वियतनाम का दोस्त है ना, उसका जो मार्केट में अनाज है वो बिकना बंद हो जाएगा, और उसका जो अनाज है वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा वहीं का वहीं। इतना सस्ता उसको कोई नहीं खरीदने वाला है, उसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। तो फिर बीच में पता कौन आता है, इसे रेगुलेट करने के लिए, इस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को रेगुलेट करने के लिए किसका निर्माण हुआ, WTO का निर्माण हुआ है, जिसे डंकन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, उरुग्वे के अंदर है ना, उरुग्वे पर सहमति बनी है ना, जिसका हेडक्वार्टर आज कहाँ, जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर, 1 जनवरी 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये काम है इसका, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कौन सी वस्तु सही होगी, कौन सी वस्तु लेके जानी, कौन सी वस्तु नहीं लेके जानी। आप जाओगे यहाँ से है नहीं, जाओगे यानी जो कोई भी चीज़ होगी, जैसा हम कहने लगे एक काम हुआ है ना, तो भारत के अंदर क्या हुआ, भारत के अंदर टमाटर का अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ भारत के अंदर। जब अधिक मात्रा में टमाटर का उत्पादन हुआ तो क्या हुआ, अधिक मात्रा में
तो जो FCI है ना, हमारे यहाँ की FCI है, उसने क्या किया, अपना कोटा फुल कर लिया, पहले स्टोर कर रख दिया, उसके बाद भी बच गया। तो जो यहाँ की सरकार है ना, भारतीय सरकार, तो यहाँ की किसानों को प्रमोट करेगी, सब्सिडी देगी ना किसानों को, प्रत्येक किसानों को, ले ये 6,000 रुपये देते हैं, तुम्हें 10,000 रुपये, जो यहाँ का सामान है ना उसे मार्केट में जाओ बेचने के लिए। जैसे एक बार मैं दिल्ली घूम रहा था, तो मुझे वहाँ के नेपाल के व्यक्ति दिखाई दिए। नेपाल के व्यक्ति क्या करने आए थे, सामान बेचने आए थे। आ सकते हैं वहाँ के व्यक्ति, इसे तो बोलते हैं WTO पर सहमति बनी हुई उनकी, इसे बोलते हैं WTO। सामान बेचने जा सकते हैं, और सामान बेचने के लिए, सामान जब बेचने के लिए बाहर जाएंगे, सामान बेचने के लिए बाहर कब जाएंगे, जब उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। और जब उत्पादन कब होगा, उत्पादन जब होगा जब उनके पास पैसा होगा। पैसा कौन देगा, सरकार देगी। तो पैसा कहीं सरकार ज़्यादा ना दे दे, है नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका अधिक प्रभाव दिखाई देगा। लोग ना भारत का सामान खरीदना स्टार्ट कर देंगे। जब भारत का सामान खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ की जो सरकार है ना, सरकार जो यहाँ के किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट ना दे दे, और लोग दूसरी जो मार्केट है भारत के अंदर, प्रतिस्पर्धा ना, यहाँ कंपटीशन है, यहाँ प्रतिस्पर्धा, तो जो बराबर के जो देश हैं उनका सामान ना बिके, जो बराबर के देश है उनका सामान बिकना बंद हो जाएगा। तो फिर जमीन का सामान बिकना बंद हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, है इसे रेगुलेट करने के लिए बीच कौन आएगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा थोड़ा बात पकड़नी स्टार्ट करे होंगे, थोड़ा थोड़ा, है ना। इस टॉपिक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, है ना। इस टॉपिक पर हमारी चर्चा जारी रहेगी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को रेगुलेट करने का की एक संस्था का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। धन्यवाद, खुदा हाफिज़।